हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चा, इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जैसे मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शंस, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं बेटा इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चा, सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट रन क्या है। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम when technology is assumed to be constant. Output is determined by the level of employment. एक बार याद करो बेटा, मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था शॉर्ट रन मतलब ऐसा पीरियड ऑफ टाइम, इतना छोटा पीरियड कि अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, अगर मुझे आउटपुट इंक्रीज करना है तो मैं सिर्फ मेरे वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकती हूँ। अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं मेरे लेबर को इंक्रीज कर सकती हूँ। फिक्स्ड फैक्टर्स यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, मशीनरी कांस्टेंट रहेगी। याद आया? तो एक बार डेफिनेशन देखो, शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जब टेक्नोलॉजी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मतलब टेक्नोलॉजी क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। ये फिक्स्ड फैक्टर है। आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट बेटा किससे इफेक्ट होगा? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, आउटपुट इंक्रीज करना है, तो लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आउटपुट डिक्रीज करना है तो लेबर को डिक्रीज कर लो। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। ज्यादा लेबर, ज्यादा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा आउटपुट। कम लेबर, कम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कम आउटपुट। आती है बातें समझ में? अब बेटा इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस, कि भाई सब कुछ परफेक्ट है, एक स्टेट ऑफ बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस में जब इकोनॉमी है उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम लोग इक्विलिब्रियम जीडीपी भी बोल सकते हैं। इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट, ऐसा आउटपुट इन द इकोनॉमी वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। भाई आउटपुट का ऐसा लेवल जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो? एग्रीगेट सप्लाई के। उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट। बेटा एग्रीगेट डिमांड, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स जितनी भी डिमांड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है? सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स जितनी भी सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो जितनी भी डिमांड कर रहे हैं, वो पूरी डिमांड किसके इक्वल है? जितने भी प्रोड्यूसर्स जितनी भी सप्लाई कर रहे हैं उस पूरी सप्लाई के उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट। आती है बातें समझ में? अब एक बार ध्यान से देखना, एग्रीगेट सप्लाई जब एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगी तब कंट्री में क्या होगा? इक्विलिब्रियम। ये क्या है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अब बेटा मैं एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोल सकती हूँ। याद करो मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था एग्रीगेट सप्लाई को ही हम लोग इनकम भी बोलते हैं, जीडीपी भी बोलते हैं। याद आया? तो बेटा मैंने एग्रीगेट सप्लाई को इनकम बोला, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोला। अब बेटा इनकम से एक इंसान दो ही चीजें करता है, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करा था। या तो वो अपनी इनकम को कंज्यूम करेगा या सेव करेगा। अगर मेरी इनकम 100 रुपए है तो 80 रुपए मैंने कंजम्पशन करा और 20 रुपीज मैंने क्या कर लिए? सेव। तो इनकम से पर्सन दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन और सेविंग। और बेटा एग्रीगेट डिमांड के याद करो दो कंपोनेंट्स थे। एग्रीगेट डिमांड के हम लोगों ने देखा था टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में दो कंपोनेंट्स थे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो बेटा एडी को मैंने लिख दिया सी प्लस आई। क्लियर है यहाँ तक? अब बेटा सी और सी को कैंसिल करा तो हमें क्या मिला? एस इज इक्वल टू आई। एस मतलब सेविंग्स और आई मतलब इन्वेस्टमेंट। तो यहां से बेटा एक चीज निकल कर आई कि एग्रीगेट सप्लाई जब एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगी तो भी कंट्री में इक्विलिब्रियम होगा। और इसी से मैंने निकाला एस इज इक्वल टू आई, जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल होंगी तभी भी कंट्री में इक्विलिब्रियम होगा। तो बेटा इक्विलिब्रियम पढ़ने के हमारे पास में दो अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, सेकंड अप्रोच है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो वन बाय वन दोनों अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं। तो बेटा फर्स्ट अप्रोच है हमारा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम आउटपुट इज अचीव्ड व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अभी अभी देखा हम लोगों ने, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग बेटा कंट्री में इक्विलिब्रियम तब होगा जब एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो? एग्रीगेट डिमांड के। अब बेटा टेबल हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर वाली ही लिए, इनकम ले ली, कंजम्पशन ले लिया, इन्वेस्टमेंट ले लिया। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगी एग्रीगेट डिमांड। बच्चा इनकम को क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। याद रखना इनकम को किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। और प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने बताया था इनकम को ही हम लोग एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनकम को ही हम लोग एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। तो बेटा इनकम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। इनकम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। बच्चा इनकम से पर्सन क्या करता है? कंजम्पशन करता है।
कंजम्पशन भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, कितना है 30, 40, 50, इस तरह से कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। अच्छा एक चीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, जब इनकम जीरो है तभी भी कोई ना कोई कंजम्पशन है। जब इनकम जीरो है, एक पर्सन कुछ नहीं कमा रहा, तभी भी वो कोई ना कोई कंजम्पशन कर रहा है। इस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं? तो बेटा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने देखा था कांस्टेंट रहता है, हम लोगों ने कांस्टेंट ले रखा है। बेटा याद करो सी प्लस आई क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। हम लोगों ने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है कंजम्पशन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। तो बेटा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एग्रीगेट डिमांड। 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70। तो इस तरह से एग्रीगेट डिमांड आ गया। अब अच्छा कंट्री में इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो? एग्रीगेट डिमांड। तो बेटा ये रही हमारी एग्रीगेट सप्लाई, इनकम को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, ये रही हमारी एग्रीगेट डिमांड। ऐसा पॉइंट जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है, ध्यान से देखो 80 और ये भी 80, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंट्री में क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम हो रहा है, क्योंकि यहाँ एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? एग्रीगेट डिमांड के। आती है बातें समझ में? अब भाई इसे डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ग्राफ पे कैसे दिखाएं? तो बेटा एक्स एक्सिस पर हम लोग हमारा आउटपुट दिखा रहे हैं, आउटपुट को हम लोग जीडीपी भी बोलते हैं, आउटपुट को ही हम लोग इनकम बोलते हैं, जिसे वाई से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस पर बेटा हम लोग हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दिखा रहे हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, इनकम शो करनी है, एग्रीगेट सप्लाई, तो बेटा ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, तो कोई दिमाग नहीं लगाना। 45 डिग्री के एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन बना दो, 45 डिग्री के एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ये हो गई हमारी इनकम, जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। अब बेटा आप चाहो तो डायरेक्ट एग्रीगेट डिमांड बना दो, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मत दिखाओ, मैंने समझाने के लिए दिखा दिया। इन्वेस्टमेंट क्या है? कांस्टेंट है, तो ये रेड वाली लाइन किसकी हो गई? इन्वेस्टमेंट की। कंजम्पशन बेटा हमारा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा ये ग्रीन वाली लाइन हो गई कंजम्पशन की। आप पूछोगे मैम ये इतना ऊपर से क्यों स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा? तो बेटा इनकम जीरो थी तभी भी कोई ना कोई कंजम्पशन था। ये कंजम्पशन कौन सा था, ये आप लोगों को मुझे बताना है। तो ये कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी एग्रीगेट डिमांड। अभी देखा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करा तो हमें क्या मिली? एग्रीगेट डिमांड। तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को प्लस करा, ये मिली हमें एग्रीगेट डिमांड। बेटा ऐसा पॉइंट जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है? एग्रीगेट सप्लाई के। यहाँ पर देखो ये रहा हमारा इनकम का कर्व और ये रहा हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। तो बेटा ये पॉइंट जब इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आउटपुट कह लो, इक्विलिब्रियम इनकम कह लो, इक्विलिब्रियम जीडीपी कह लो, जो मनाए कह लो। तो ये बेटा हम लोगों ने हमारा फर्स्ट अप्रोच डिस्कस करा, कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। अब बेटा क्या हो जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो? भाई इस लेवल पर तो कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो? एग्रीगेट डिमांड के। बट क्या हो भाई जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाए एग्रीगेट डिमांड से? तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड देयर डिमांड। इस लेवल पर जो सप्लाई है वो डिमांड से ज्यादा होगी। तो भाई एक तरफ मैं यहाँ पर सप्लाई दिखाती हूँ, ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है। सम गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड। तो बेटा प्रोड्यूसर देखेगा कि उसके कुछ गुड्स अनसोल्ड रह जाएंगे। भाई डिमांड सिर्फ इतनी है, तो भाई इतनी डिमांड थी तो इतनी सप्लाई, इतना माल तो सोल्ड आउट हो गया, बट इतने गुड्स, इतनी जो सप्लाई थी वो क्या रह जाएगी? अनसोल्ड रह जाएगी। इतने गुड्स अनसोल्ड रह जाएंगे। अब प्रोड्यूसर को बहुत दुख होगा। प्रोड्यूसर वुड प्लान अ कट इन एक्सपेंडिचर। तो भाई अगली बारी से प्रोड्यूसर सोचेगा कि मेरे इतने गुड्स बिके नहीं, इतने गुड्स मेरे अनसोल्ड रह गए जो गोडाउन में बड़े बड़े खराब होंगे, तो प्रोड्यूसर वुड प्लान अ कट इन प्रोडक्शन। अगली बारी से प्रोड्यूसर बोलेगा कि भाई मैं प्रोडक्शन को रिड्यूस करूंगा, प्रोडक्शन को मैं कम करूंगा। कट इन प्रोडक्शन मतलब वो अपने प्रोडक्शन को कम कर देगा, प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा। एएस वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू एडी। अब भाई उसने अपने प्रोडक्शन को कम करा, प्रोडक्शन को कम करा तो बेटा एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होके जो बढ़ी हुई एग्रीगेट सप्लाई थी वो डिक्रीज होके किसके इक्वल आ जाएगी? एग्रीगेट डिमांड के। एएस वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू एडी। एएस रिड्यूस होगा जो इंक्रीज था और किसके इक्वल आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड के। और जैसे ही इक्वल आएगा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएंगे और कंट्री के अंदर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। अब बेटा इस सिचुएशन का उल्टा भी हो सकता है, जब एग्रीगेट सप्लाई कम हो एग्रीगेट डिमांड से। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी लेस देन देयर डिमांड। मैं कहती हूँ सप्लाई इतनी है बट डिमांड इतनी है, मतलब सप्लाई 40 है और डिमांड 100 है। भाई बहुत कम सप्लाई है। देयर वुड बी अनफुलफिल्ड डिमांड। तो भाई ये जो प्रोड्यूसर है वो इतनी डिमांड को तो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा। 100 की डिमांड है और सप्लाई सिर्फ 40 है,
तो बेटा ये 60 डिमांड को तो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा, तो बाहर लोग जाके बोलेंगे भाई कैसा प्रोड्यूसर है, इसके पास तो सामान ही नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसकी गुडविल खराब होगी। प्रोड्यूसर वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन, तो अब प्रोड्यूसर सोचेगा भाई मुझे मेरी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी तो बेटा ये जो एग्रीगेट सप्लाई कम थी वो बढ़ जाएगी, और बढ़ के एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड के, और फिर से कंट्री के अंदर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो ये बेटा हम लोगों ने फर्स्ट अप्रोच बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया, फटाफट से कॉपी करो। अब बेटा सेकंड अप्रोच है एस एंड आई अप्रोच। According to this approach, equilibrium GDP is achieved when saving is equal to investment. बेटा इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम तब होगा जब सेविंग्स मतलब एस किसके इक्वल हो, इन्वेस्टमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट मतलब आय। तो फिर से हम लोगों ने वही टेबल ले ली, इनकम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है 0 से 140, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, इनकम 0 है फिर भी कंजम्पशन 30 है, याद करो इसे क्या बोलते हैं। अगर बेटा इस इनकम में से मैं कंजम्पशन माइनस कर दूं, अभी मैंने आपको बताया था इनकम से एक पर्सन दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन और सेविंग्स, तो बेटा अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी, मेरी सेविंग्स। ये हम लोगों ने सेविंग फंक्शन में डिस्कस करा था प्रीवियस चैप्टर में। तो बेटा 0 माइनस 30 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 60 माइनस 60 0। तो बेटा इनकम में से कंजम्पशन माइनस करा तो मुझे क्या मिल गई, मेरी सेविंग्स। किस तरह से निकाली सेविंग्स, इनकम माइनस कंजम्पशंस। इन्वेस्टमेंट बेटा हम लोगों ने पूरे चैप्टर में पूरी यूनिट में कांस्टेंट लिए हैं, जो कि हम लोगों ने 10 लिया है। तो बेटा इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कंट्री में इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेविंग्स किसके इक्वल हो, इन्वेस्टमेंट के। तो बेटा ये रही हमारी सेविंग्स, ये रहे हमारे इन्वेस्टमेंट, ऐसा पॉइंट जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, ध्यान से देखो 10-10, इस पॉइंट पर कंट्री में क्या होगा, इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर कंट्री में क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अब इसे भी ग्राफ के थ्रू डिस्कस करते हैं। एक्स एक्सिस पर बेटा वही हम लोग हमारी इनकम शो कर रहे हैं, जिसे वाई और जीडीपी भी बोलते हैं। वाई एक्सिस पर बेटा हम लोग हमारी सेविंग्स भी दिखा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहे हैं। तो बेटा इन्वेस्टमेंट बनाते हैं सबसे पहले। इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो ये मैंने इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट कर दिया। कॉन्स्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, 10-10-10 हर लेवल पर 10 है। सेविंग्स देखो बेटा, जब इनकम 0 थी तो सेविंग्स -30 थी, इनकम 0 तो सेविंग्स -30, इनकम 20 हुई तो सेविंग्स -20 है, इनकम 20 हुई सेविंग्स -20, इनकम 40 सेविंग्स -10, इनकम 40 हुई सेविंग्स क्या है, -10, इनकम 60 सेविंग्स 0, इनकम 60 है, यहाँ पर सेविंग्स 0 है, इनकम 80 सेविंग्स 10, इनकम 80 है, सेविंग्स कितनी है, 10 है, इनकम 100 सेविंग्स कितनी है हमारे पास में, 20 है, इनकम 120 सेविंग्स कितनी हुई, 30, इनकम 120 सेविंग्स 30 एंड सो ऑन। तो बेटा ये बन गया हमारा सेविंग का कर्व। बेटा ऐसा पॉइंट जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल है, ध्यान दो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, मतलब इक्वल है, 10-10 वाला पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखो 10 वाला पॉइंट, जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसे इक्विलिब्रियम आउटपुट भी बोलते हैं और इक्विलिब्रियम जीडीपी भी बोलते हैं। तो बेटा ये हम लोगों ने एस एंड आई अप्रोच देख लिया, यहाँ तक का कॉपी करो। एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं। अब बेटा कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं तब कंट्री के अंदर क्या होता है, इक्विलिब्रियम। बट क्या हो जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो, मोर सेविंग्स मीन्स लेस एक्सपेंडिचर। इस बात को बेटा ध्यान से समझना। मैं कहती हूँ इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। एक पर्सन अपनी इनकम से दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन और सेविंग। भाई आपके पास में 100 रुपए, आप इस 100 रुपए से दो ही चीजें करोगे। इस 100 रुपए से कुछ पार्ट आप कंज्यूम कर लोगे, खर्च कर लोगे। 80 रुपीज आपने खर्च करे, तो बेटा बचे हुए पैसे को आप क्या करोगे, सेव करोगे। आज हम लोग जितना भी कमाते हैं उससे कुछ तो क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, और बचे हुए पैसे को क्या करते हैं, सेव करते हैं। मोर सेविंग्स मीन्स लेस एक्सपेंडिचर। अगर बेटा ये सेविंग्स हमारी इंक्रीज हो जाएंगी तो अपने आप ही हमारा कंजम्पशन, हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन सेविंग्स को 20 से मैं इंक्रीज करके 40 कर देती हूँ, तो बेटा मेरा कंजम्पशन अपने आप कम होकर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मोर सेविंग्स मीन्स लेस एक्सपेंडिचर। बेटा अगर एक्सपेंडिचर कम हो गया तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, देयर वुड बी फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई। अगर ये कंजम्पशन ही कम हो गया तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोबारा बेटा पहले वाली सिचुएशन आ गई कि एग्रीगेट डिमांड तो कम है पर एग्रीगेट सप्लाई तो जितनी थी उतनी ही है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर विल हैव अनडिजायर्ड स्टॉक। तो बेटा डिमांड सिर्फ इतनी थी, इतना स्टॉक जो प्रोड्यूसर का है वो कैसा रह जाएगा, अनसोल्ड रह जाएगा। प्रोड्यूसर को बहुत लॉस होगा, ये माल क्या होगा, खराब होगा। तो प्रोड्यूसर विल प्लान कट इन प्रोडक्शन। अगली बारी से प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, मुझे प्रोडक्शन कट करना है। प्रोडक्शन कट करना है मतलब मुझे प्रोडक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा। इतना सारा मेरा माल खराब हो रहा है तो मुझे प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो बेटा कंट्री के अंदर आउटपुट क्या होगा, कम होगा।
आउटपुट कम तो इनकम भी कम, ये बात याद रखनी है, आउटपुट कम तो इनकम भी कम। अगर प्रोडक्शन कंट्री के अंदर कम होता है तो बेटा इनकम भी कंट्री के अंदर कम जनरेट होती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा लेबर लगेगी, ज़्यादा लोगों को पैसा मिलेगा, ज़्यादा इनकम होगी। प्रोडक्शन कम है तो लेबर भी कम लगेगी, लेबर कम लगेगी मतलब लोगों के हाथ में पैसा भी नहीं जाएगा, तो कम आउटपुट कम इनकम। जैसे ही इनकम डिक्रीज होगी, ये पर्सन की अगर ये इनकम ही डिक्रीज हो गई तो बेटा ये सेविंग्स अपने आप क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो लेस इनकम मतलब लेस सेविंग्स, और लेस सेविंग्स, सेविंग्स डिक्रीज होके इतनी डिक्रीज हो जाएंगी कि वो किसके इक्वल आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट के। अब बेटा इस सिचुएशन का उल्टा भी हो सकता है, जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग्स कम है। लेस सेविंग्स मीन्स मोर एक्सपेंडिचर। अभी समझ में आया, इनकम से पर्सन दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन और सेविंग। सेविंग्स कम है मतलब खर्चा ज्यादा कर रहा है, भाई मेरी 100 रुपए की इनकम है, मैं सेविंग्स कम कर रही हूँ, खर्चा ज्यादा, खर्चा मैं कर रही हूँ 95 का, तो बेटा मेरी सेविंग्स कितनी है, सिर्फ 5 है, तो कम सेविंग्स मतलब खर्चा ज्यादा, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये मेरी एग्रीगेट डिमांड है और ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है। एएस वुड बी लेस देन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई क्या रहेगी, कम रहेगी एग्रीगेट डिमांड से। प्रोड्यूसर विद प्लान इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो बेटा प्रोड्यूसर सोचेगा मुझे मेरा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, वो एग्रीगेट सप्लाई को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी, ज्यादा आउटपुट जनरेट होगा, ज्यादा आउटपुट जनरेट होगा, ज्यादा इनकम इंक्रीज होगी। मोर सेविंग्स, बेटा इनकम बढ़ेगी अगर हमारी, अगर ये इनकम बढ़ गई तो सेविंग्स अपने आप क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, और सेविंग्स जो कम थी वो इंक्रीज होके इतनी इंक्रीज हो जाएंगी कि वो किसके इक्वल आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट के। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या देख लिया, दोनों अप्रोचेस हम लोगों ने डिस्कस करे। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोच भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर का आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, देन न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज या पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे ही वीडियोस आए आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।